नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर बात होती है केवल किसान की। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कपास में कौन सी खाद की बिजाई करनी चाहिए। ये कमेंट जो है काफ़ी किसान भाइयों के आ रहे थे कि हम कपास में अब निराई गुड़ाई ट्रैक्टर के द्वारा कर रहे हैं, सिलर या कल्टीवेटर निकाल रहे हैं, तो ऐसे में हमें कपास में जो है कौन सी खाद की बिजाई करनी चाहिए, जैसे कि यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके, इनमें से कौन सी खाद की और कितनी मात्रा में बिजाई ज़्यादा अच्छी रहेगी कपास की फसल में इस समय पर। इसके अलावा काफ़ी किसान भाइयों का एक प्रश्न बार बार आता है कि कपास की फसल में पानी लगाने से पहले खाद की बिजाई करें या फिर पानी लगाकर उसके बाद में खाद उसके अंदर बिजाई करें, तो इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि कपास में कौन से तत्वों की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि कपास में कौन सी खाद की मात्रा कितनी डालनी चाहिए, यूनिवर्सिटी क्या कहती है। तो ऐसे में जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का कहना है कि कपास का जो बिट्टी नरमा आप उगाते हैं, इसके अंदर जो आपकी यूरिया है वो 150 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, या फिर डीएपी की जगह यदि आप एसएसपी डालते हैं तो 150 किलोग्राम एसएसपी की मात्रा आपको लास्ट तक डालनी होती है। और इसके अलावा जो एमओपी है यानी कि आपकी पोटास है वो 40 किलोग्राम आपको डालनी पड़ती है कपास में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का ये भी कहना है कि यूरिया को छोड़कर बाकी जितनी भी खाद आप डालते हैं वो बिजाई के समय पर आपको डालनी चाहिए, क्योंकि ये खाद जो है एक अभिक्रिया के बाद में ही पौधे को मिल पाती है और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ही इसका उपयोग आपको करना चाहिए। और यूरिया की 3 बराबर मात्रा आपको एक बिजाई के समय और दूसरी जब फूल पत्तियां आपके पौधे में आने लग जाएं उस समय पर डालनी चाहिए। और जो लास्ट की तीसरी डोज है उसकी मात्रा आपको जब आपकी फसल में टिंडे लगने स्टार्ट हो जाएं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फूल फैलाने लगे, उस समय पर आपको लास्ट की यूरिया की डोज डालनी चाहिए। और यदि आपने बिजाई के समय पर डीएपी, एसएसपी या पोटास की पूरी मात्रा नहीं डाली है तो बची हुई मात्रा पहली निराई गुड़ाई या फिर दूसरी निराई गुड़ाई तक तो आप अपने खेत में अवश्य पूरी कर दें। नहीं तो यदि आप बाद में लास्ट की स्टेज में जाकर इसकी मात्रा अपने खेत में डालते हैं तो ये पौधे को तुरंत नहीं मिल पाती, और पौधे को जब खुराक नहीं मिल पाती और वो जब टिंडे बहुत ज़्यादा उसमें बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस समय पर पौधा जल जाता है। उसके बाद में ये खाद जो आपके पौधे को कोई काम की नहीं रह जाती। इसलिए पहली और दूसरी निराई गुड़ाई करते समय अपनी कपास में बची हुई जो खाद की मात्रा है वो अवश्य पूरी कर दें। इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। और यदि आपने बुआई के समय पर कोई भी खाद का उपयोग नहीं किया था, यानी कि आपने खाद नहीं डाली बिजाई करते समय, तो इसके बाद में आप पहली निराई गुड़ाई के साथ खाद की आधी मात्रा डाल दें और दूसरी निराई गुड़ाई के साथ यानी कल्टीवेटर के साथ ट्रैक्टर के द्वारा जो आधी खाद की मात्रा बच जाती है वो दूसरी निराई गुड़ाई के साथ उसमें बिजाई कर दें। तो इस प्रकार से भी आप अपने खेत में जो है खाद की मात्रा दे सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी आता है कि हम कौन सी खाद की बिजाई करें। तो इसके लिए आप नाइट्रोजन के लिए तो यूरिया, फास्फोरस के लिए डीएपी या एसएसपी में से कोई एक, इसमें से आपको एसएसपी का ही यूज करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए इसके ऊपर मैंने कंप्लीट जानकारी के साथ पीछे वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। एसएसपी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं डीएपी की तुलना में। इसके साथ ही आपको पोटास के लिए एमओपी का यूज़ करना चाहिए। इन तीनों खादों का आपको उपयोग करना रहता है। इसके जगह यदि आप एनपीके का यूज़ करते हैं तो एनपीके के अंदर आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ मौजूद होती हैं। आपको अलग अलग से मिलाकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपको बिजाई में भी ये आसानी रहती है। तो आप इसकी जगह पर एनपीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 किलोग्राम का जो एनपीके का एक बैग आता है ये 1 एकड़ में एक बार में आप बिजाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप डीएपी, पोटास और यूरिया को मिलाकर यदि बिजाई करते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि वातावरण में ज़्यादा नमी ना हो। यदि नमी की मात्रा ज़्यादा है, बारिश का समय है, तो यूरिया पिघल जाती है। और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूरिया जो है मोटे दाने वाले ही हो ताकि ये जल्दी से पिघले ना। यदि आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें यूरिया कम मिलानी चाहिए, क्योंकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन 18% पहले से ही मौजूद होती है। इसके अलावा यदि आप डीएपी की जगह पर एसएसपी का यूज करते हैं तो आप इसमें यूरिया ज़्यादा मिलाएं, क्योंकि एसएसपी में यूरिया बिल्कुल भी यानी कि नाइट्रोजन है वो बिल्कुल भी नहीं होती। इसके बाद में हमारा एक प्रश्न और रहता है कि कपास की फसल में पानी लगाने से पहले खाद की बिजाई करें या फिर पानी लगाने के बाद में।
तो जैसा कि अब मानसून या फिर बारिश का समय है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपके क्षेत्र में बारिश की संभावना हो तो उससे 1-2 दिन पहले अपनी कपास में जो है आप खाद की बिजाई कर सकते हैं। और यदि बारिश नहीं होती है तो 2-3 दिन तक आप अपनी फसल में पानी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। और यदि बारिश की संभावना नहीं है तो पहले अपनी फसल में सिंचाई करें और सिंचाई करने के बाद में ही खाद की बिजाई करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आपने किसी भी अवस्था में यानी कि बिजाई के समय पर भी खाद नहीं डाली और निराई गुड़ाई के समय पर भी आप अपनी फसल में खाद की मात्रा की पूर्ति नहीं कर पाए, तो आप इसको स्प्रे के द्वारा भी खाद की पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए जो NPK आती है 19-19-19 उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद में 13-045, 052-34, इसके अलावा 0050, ये 3-4 तरह की जो है NPK आती हैं। आपकी फसल में आवश्यकता अनुसार जो खाद की मात्रा है उसके आप इसके द्वारा स्प्रे करके पूर्ति कर सकते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो हम अलग से बना देंगे कि NPK और यूरिया की डोज जो है आपको स्प्रे के अंदर किस प्रकार से अपनी कपास की फसल में देनी रहती है, तो इसकी एक अलग से वीडियो आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी कपास की फसल में सही समय पर सही मात्रा में खाद की बिजाई कर सकते हैं। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। और यदि अब भी आपका कोई प्रश्न या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर अवश्य करें ताकि इस जानकारी से कुछ ना कुछ फायदा उनको भी मिल सके। दोस्तों यदि आपने अभी तक डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी के निशान को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।